यह जानने का कि इस बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक, और इसको एक पिछले साल के सवालों के आधार पर इस बार निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कम से कम 5 साल का हम लोग पिछला सवाल देखते हैं और पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ते जाएंगे मैं उनको और ऑनलाइन करता जाऊँगा। आप भी जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही पेपर में आप अपने कॉपी पे भी लिखें और फिर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है। यानी 60, 62, 63, 64, 65 और 66 ये जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षाएं हुई हैं, इनके आधार पर हम गेस करने की कोशिश करेंगे कि 67th के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमारे ऑडिटर के मेंस के लिए क्या हो सकता है, और सीडीपीओ के मेंस में भी कमोबेश यह गेस हो सकता है। तो सीडीपीओ के लिए महत्वपूर्ण है, ऑडिटर के लिए महत्वपूर्ण है, और यह गेस जो है महत्वपूर्ण होगा 67th के लिए। ठीक है। तो हम आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। आप पेन पेपर अपना निकाल लें और जिस तरीके से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, यदि आपको बोर्ड नहीं दिख रहा तो बताइएगा, हम कैमरा को उस तरीके से एडजस्ट करवा देंगे ताकि पूरा बोर्ड एक बार में दिखे। क्या आप लोगों को पूरा बोर्ड दिख रहा है एक बार में? ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए 60, 62। 60, 62 जो बीपीएससी का मेंस हुआ था 60, 62 वो। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 63। उसके बाद लिखेंगे आप 64th। उसके बाद 65th और फिर 66। ठीक है। और इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इस बार हमें क्या पढ़ना चाहिए। जो मोस्ट अवेटेड आंसर और क्वेश्चन दोनों है। ठीक है। पेपर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में लिखिए 60, 62 में 6 सवाल, क्योंकि इसमें 3 खंड होते हैं आपके। एक पेपर में कितने खंड होते हैं? एक पेपर में कितने खंड होते हैं? 3 खंड। ठीक है। पहले और दूसरे खंड से आपको कम से कम 3 सवालों के जवाब देने होते हैं और तीसरे वाले से 2 का। पेपर 1 में यही है। किसी को इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है क्या? मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग तक? बोलिए। नहीं, 6 नहीं हुआ। पहले और दूसरे 8 देना होता है। पहले और दूसरे से 3 और तीसरे से 2। पहले सेगमेंट से 3, दूसरे सेगमेंट से 3 और तीसरे सेगमेंट से 2। कितने हो गए? 8। तो पहले सेगमेंट में क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री से कितने सवाल देने हैं? 3। और सवाल का ऑप्शन विकल्प कितना रहता है? 6। तो 6 में 3 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। उसी तरीके से जो करेंट अफेयर्स है उसमें 5 विकल्प रहता है। 5 में 3 करना होता है। करेंट में कितना करना है? 5 में 3। और तीसरा सेगमेंट है स्टैट्स, जो कि हम इसमें यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपको रेगुलर वहाँ 4 में 2 करना है। यानी 6 में 3, 5 में 3 और 4 में 2, कुल मिला के कितना? 8 हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, आज ही आपको लगेगा कि अरे ये तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। 60, 62 का पेपर आप लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर के क्रम में? लिखिए सबसे पहला। अच्छा चलिए, तो जिन्होंने देखा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं ना उस तरीके से आप अभी लिखिए अपने चार्ट पेपर पर या एक चौड़ाई में किसी भी कॉपी पे लिखिए आप। ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में लिखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी
ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो एक बार फिर से सुन लें कि आपको अभी हम लोग गेस कर रहे हैं कि क्या आ सकता है। विनय जी और अभी किसने ज्वाइन किया, शानू ने भी शायद अभी ज्वाइन किया। तो 60, 62, 63, 64, 65 और 66 के सवालों के आधार पर हम इस बार तय करेंगे कि क्या आने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चौड़ाई में पहले हम लोग 60, 62 का लिख रहे हैं। 60, 62 वाले क्वेश्चंस को एक के बाद एक 6 क्वेश्चन हैं उनको लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 42 का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की जनभागीदारी, क्लियर है। दूसरा लिखिए 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का विकास, दूसरा सवाल। कहाँ से कहाँ तक? 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का विकास। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल लिखिए। मौर्य कला, तीसरा लिखिए मौर्य कला और बिहार पर प्रभाव, इसी का दूसरा टेल है बिहार पर प्रभाव। चौथा क्वेश्चन लिखिए बांग्ला साहित्य में और संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। बांग्ला साहित्य एवं संगीत, किसका प्रभाव? टैगोर का। टैगोर का प्रभाव, टैगोर का प्रभाव। पांचवा लिखिए गांधी जी पर एक विशेष क्वेश्चन है, मतलब गांधी जी के का विश्लेषणात्मक सवाल है, केवल हम गांधी जी लिख देते हैं, यानी विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है, उनका तरीका, उनका आंदोलन करने का तरीका, उनके विचार, उनकी विचारधारा, इन सब पर। तो गांधी जी की रहस्यात्मकता, उनके विचार, उनका विश्लेषण, यानी गांधी जी का विस्तृत विवेचन लिख लीजिए, गांधी जी का विस्तृत विवेचन। ठीक है। छठा लिखिए नेहरू की विदेश नीति और उसके प्रमुख लक्षण। नेहरू की विदेश नीति प्लस प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब इसको हम एक लाइन खींच देते हैं। 60, 62 में जो सवाल हैं, फर्ज कीजिए कि ये सवाल आ जाएं, तो इसमें अभी आप किन किन सवालों को लिखने की स्थिति में हैं? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा हर बार के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मौर्य कला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यानी 3 आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑफबीट सवाल पूछा जाता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स आया है और आपने यदि उसको सही लिखा तो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अंक आने की संभावना रहती है। आइए हम 63rd का देखते हैं, 63वीं में कैसा सवाल आया। 63वीं का पहला ही सवाल है, लिखिए गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों का महत्व, यानी फिर गांधी जी, यहाँ भी गांधी जी थे और यहाँ पर भी गांधी जी। अब विश्लेषणात्मक यदि कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, तो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरह के विचार उसमें आएंगे, तो इसलिए हमने केवल गांधी वर्ड लिखा है, यानी गांधी को कीजिए टोटलिटी में। ठीक है, चलिए अगला लिखिए 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का विकास। यहाँ पर क्या था? 1813 से 1947 तक। यहाँ क्या किया? 13 से भी आगे बढ़ के 1857 से 1947 तक। सेम क्वेश्चन है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पिछली बार पूछ दिया तो अगली बार नहीं पूछेगा। ये जो पहले एक भ्रम था ना कि जो पहले पूछ दिया वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पिछला साल वाला भी महत्वपूर्ण होता है। क्या है? पाश्चात्य शिक्षा का विकास।
विकास। तो ये अभी देखिए दोनों बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं और रिपीट है। चलिए तीसरा देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान, यह नया सवाल। यहाँ 1942 था, यहाँ क्या हो गया 1857 का विद्रोह, और दूसरा टेल क्या है, बिहार का योगदान। $1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान। चलिए चौथा सवाल है, बिहार में संथाल विद्रोह, बिहार में संथाल विद्रोह कारण, परिणाम और मूल्यांकन। बिहार में लिखिएगा, बिहार में संथाल विद्रोह कारण, परिणाम और मूल्यांकन। ठीक है, अगला लिखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कारण एवं परिणाम। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कारण और परिणाम। लिख ले पा रहे हैं आप लोग या पिछड़ जा रहे हैं? ठीक है, पिछली बार पूछा गया था मौर्य कला, इस बार है पटना कलम। जो मौर्य कला जहाँ पर था वहाँ क्या आ गया, पटना कलम। तो एक बार फिर अपने आप से सवाल कीजिए कि यदि आपको 63वीं वाला पेपर रिपीट हो जाए या इस तरह के सवाल, तो इसमें कौन से 3 सवाल हैं जो आप लोग करेंगे? संथाल को फुल क्वेश्चन के रूप में तैयार किया आपने? आप बताइए, यदि इन 6 सवालों में से आपको 3 चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? बहुत बढ़िया, चंपारण जरूर चुनिएगा। देखिए मेरा भी कहना है नहीं तो इस बार आपको जो हम लिखवा देंगे ना तो उसमें नंबर अच्छा आएगा। पाश्चात्य शिक्षा में बहुत फैसेट्स है, उसको यदि वैसे लिखेंगे तो वो एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह भी बहुत बढ़िया से लिखा सकता है और इसमें काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है ना, 1857 भी उसी तरह का है। गांधी जी पर यदि विश्लेषणात्मक, जी बोलिए। एग्जैक्टली आप सुन रही हैं, आप हैं आज कि नहीं हैं क्लास में? क्योंकि आपको नहीं देख नहीं पा रहे हैं, दरअसल ज़्यादा लोग हैं। तो इसमें आपका सिलेक्शन क्या रहा था 63rd वाले में? 1817 57 ना? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन अच्छा है। क्या रहता है आपका? पाश्चात्य शिक्षा चंपारण पटना कलम। ठीक है, चलिए आइए हम थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं, क्योंकि 62 काफ़ी दूर हो गया, 5 साल पहले की बात है, यानी इनफैक्ट ज़्यादा पहले की बात है। 63 भी है। आइए 64 देखते हैं। 64 में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछा गया था। 64 में वैकेंसी ज़्यादा थी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया था और इसलिए लोग जो है आगे परेशान होने लगे कि अब क्या पूछा जाएगा। 64 को आप लोग एनालाइज किया ही होगा, हम एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद, इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद। अब चूंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल में ये चीज़ें हम लोग क्रम से तो पढ़ते हैं, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ते हैं, और यूपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन बीपीएससी में इसको हम लोग स्किप कर देते थे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक परीक्षा। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। यह तो कॉमन क्वेश्चन है। चंपारण लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखिए, चंपारण सत्याग्रह निर्णायक है। ठीक है, तीसरा जो सवाल पूछा गया वह है 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में
समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। सवाल आप लोग को समझ में आया? समुद्र पारीयता, अच्छा जो मेंस दे रहे थे 64 का, तब नहीं समझ में आया था। क्यों? तो इंग्लिश नहीं पढ़े थे। देखिए क्या कितना भारत के साथ दुर्भाग्य है, और आपके साथ भी, हमारे साथ भी दुर्भाग्य है कि हिंदी को यहाँ सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट बनाया गया, मीडियम के तौर पे भी सेकंड। जैसे कि जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ हम लोगों को क्या बताया जाता है कि अंग्रेजी पढ़िए। तो यह दुर्दशा है, लेकिन क्या कीजिएगा, यही व्यवस्था है, तो अभी हमें इसी से निकालना है। आगे फिर चीज़ें बदलेंगी, ऐसा नहीं है। समुद्र पारीयता पारंगत, क्या आपको किसी से कहना भी होगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप? यदि इसका इंग्लिश टर्म है ओवरसीज इमिग्रेशन। ओवरसीज इमिग्रेशन बोलने पे सारी बातें समझ में आ जा रही हैं, यानी इमिग्रेशन हो रहा है। हाँ, जो मॉरिशस वगैरह, मॉरिशस जो भेजा गया था, तो उसी पे हम कह रहे हैं कि मतलब ओवरसीज इमिग्रेशन कहा जाए या विदेश के लिए पलायन कहा जाए या विदेश के लिए प्रव्रजन कहा जाए, तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन समुद्र पारीयता पारंगत, यदि हम बोले समुद्र पार जाना या फिर विदेशी प्रव्रजन कर देना या ज़बरदस्ती उन्हें भेज देना, कुछ भी लिख सकता था, हाँ? लेकिन अनुवाद करने में ओवरसीज इमिग्रेशन का इन्होंने क्या कर दिया कि समुद्र पारीयता पारंगत। आधे विद्यार्थी वही धराशायी, जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो अंग्रेजी में उनको क्या समझ में आएगा, ऐसा सोच के उन्होंने अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा। हद तो तब हो गई जब उसके अगले लाइन में जब लिखा हुआ है कि इंडेंचर, क्या वर्ड लिखा है? हिंदी में लिखा है इंडेंचर। यदि आप इंग्लिश में इंडेंचर लिख रहे हैं तो ठीक है, हिंदी में इंडेंचर का क्या मतलब है? और उसका कोई भी स्क्रिप्ट या मीनिंग या कुछ वहाँ दिया भी नहीं है। जैसी अपेक्षा विद्यार्थियों से रखी जाती है कि आप यदि इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो उसका मीनिंग वहाँ पर दें या उसको, लेकिन ऐसा नहीं किया। बीपीएससी ने क्या किया, इंडेंचर वर्ड को एडिटिव लिख दिया। लेकिन आप समझिए यह बहुत ही आसान सवाल था, यदि इसको लिखा कोई मतलब लिखता है यदि तो अच्छे अंक आते, क्योंकि जो मज़दूरों को ज़बरदस्ती भेजा गया था मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, वेस्ट इंडीज़, उन्हीं के बारे में था। इनको एग्रीमेंट करके ले जाते थे, एक तरीके से बंधुआ मजदूरी का ही दूसरा रूप था, और एग्रीमेंटेड लेबरर्स को ही इंडेंचर्ड लेबरर्स कहते थे। इसी मैंने एक बार क्लास में बताया भी था, एग्रीमेंट से ही गिरमिटिया वर्ड बना। एग्रीमेंटेड को क्या बोला जा गया आगे? गिरमिट, यानी एग्रीमेंट वो बोल नहीं पाते थे। ज़्यादातर इसमें भोजपुरी भाषी क्षेत्र के मजदूर थे, तो वो एग्रीमेंट को गिरमिट बोलने लगे, और बाद में वही एग्रीमेंटेड को गिरमिटिया बोला गया। वैसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। आज भी उस पर लंबी लंबी बातें और लेख लिखे जाते हैं गिरमिटिया मजदूरों की कहानी पर। कई गाना और कई मूवी भी बना है इस पर, ठीक है ना? तो इसको लिखिए। ये एक सवाल था, देखने में टफ है लेकिन ओवरऑल ये आसान ही था। क्या था? ओवरसीज इमिग्रेशन पर, यानी कि समुद्र पारीय पलायन पर था। समुद्र पारीय प्रव्रजन और गिरमिटिया मजदूर। चलिए तीसरा सवाल हो गया। चौथा पर आइए, लिखिए उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर पूछा गया बिहार में जन भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में, यहाँ संथाल विद्रोह के परिणाम और मूल्यांकन। तो उसी तरीके से संथाल बोला है, उसी की प्रक्रिया में है कि जनजातीय जो विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह का उदाहरण देना है। अब आप इसमें 2-4 का उदाहरण दे सकते हैं, और जो बात प्रूव करनी है क्या है कि प्रतिरोध की क्या विशेषता थी, इनके प्रतिरोध की विशेषता, यानी जो ये रिजेंट करते थे, जो ये रिएक्शन देते थे, उसकी विशेषता क्या थी, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट, क्या वो हिंसक होता था, ये हम करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे इसकी। अभी सवालों से सवाल निकालना क्लियर है। 4 सवाल हो गए। 5वां लिखिए,
मौर्य कला और भवन निर्माण शैली, यानी कि मौर्यों का। देखिए यहाँ पर भी हिंदी का सवाल पढ़िएगा तो लगेगा कि कुछ दो चीज़ें पूछ रहा है कि मौर्य कला और जनजातीय विद्रोह जो हुए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उसमें प्रतिरोध की विशेषता क्या थी, यानी कौन कौन से तरीके प्रतिरोध के अपनाए गए, उसमें विशेष बातें क्या थी। ठीक है ना। पांचवा जो सवाल है उसमें लिख रहा है हिंदी में कि मौर्यों की कला और भवन निर्माण कला, जबकि इसके इंग्लिश में लिख रहा है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जब आप मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो आपको सहज समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन जब मौर्य कला और भवन निर्माण कला जब पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो चीज़ें पूछ रहा है या दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाल कला और भवन निर्माण कला के बारे में बताइए। लगता है कि अनुवाद की समस्या तो है मेंस में, इसलिए मेंस के जब भी पेपर पढ़िएगा इंग्लिश से कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए मौर्य कला की विशेषता, मौर्य भवन निर्माण शैली की विशेषता तथा बौद्ध धर्म से इसके संबंध। मौर्य कला प्लस भवन निर्माण कला और बौद्ध से संबंध। किससे संबंध? बौद्ध से। बौद्ध से संबंध, यानी बौद्ध धर्म से इनका संबंध और बौद्ध कला से संबंध। ठीक है, दोनों चीज़ों से। तो उसके बाद देखिएगा कि हर साल कम से कम टिप्पणी वाले एक सवाल आने लगे। 64 से ये ट्रेंड नया आया कि फ्लैट क्वेश्चन न देके एक टिप्पणी दिया जाए। ठीक है, तो उस टिप्पणी में भी एक बात न देके जुगल दिया जाए, यानी इनको लगा कि थोड़ा सा टफनेस लेवल और थोड़ा सा क्वेश्चन और ज़्यादा दिया जाए। यदि कोई विद्यार्थी उसको लिखता है तो उसको सहज तौर पे कुछ ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि जब आप बाइफरकेट करते हैं, चीज़ों को तोड़ के उसका आंसर देते हैं, तो सब में यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर आता है तो ओवरऑल ज़्यादा नंबर आने की संभावना है। तो उन्होंने सवाल दिया कि किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, यानी यह ऑप्शन बिनित द ऑप्शन हो गया, यानी कि आप एक तो उधर है कि 6 में आप 3 बताएंगे, लेकिन यह जो तीसरा आप बताएंगे इसमें भी आपको 3 में 2 बताना है। लिखिए किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या क्या है? पहला है मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। संकोच मत कीजिए, लिखिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा भी जो मेहनत करेंगे ना, इससे आपके दिमाग में एग्जैक्ट पिक्चर बन जाएगा कि इस बार हमें करना क्या है। ठीक है, ये चीज़ें सबके किताब में सबके पास में रहती हैं, लेकिन लोग इस पर मेहनत नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमारी यह भूमिका भी है कि आपके दिमाग के सामने इन चीज़ों को लाएं। ठीक है, तो लिखिए मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन पहला। दूसरा है जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना। इसको लिखते हैं मजदूर वर्ग, फिर है 1881 की जनगणना। ठीक है, और तीसरा है नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। नेहरू और धर्मनिरपेक्षता, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। तो ये 64 में था। अब 64 में देखिए भारतीय राष्ट्रवाद, चंपारण सत्याग्रह, समुद्र पारीय प्रवचन, गिरमिटिया मजदूर, जनजातीय विद्रोह, मौर्य कला, मजदूर वर्ग, और ये 3 में से 2 करना था। ठीक है, इसमें यदि सिलेक्शन करना होता तो आप बताइए कौन सा सवाल लेती? यदि 64 का मेंस आपने लिखा है या लिखना होता तो इन सवालों में कौन कौन से सवाल आप उठाते? मौर्य कला, ठीक है, मौर्य कला एक सेफ ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण, मौर्य और जनजाति, ठीक है, अच्छा सिलेक्शन है। राष्ट्रवाद पे लिखना आसान नहीं है,
यदि बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं है तो राष्ट्रवाद पर लिखना एक रिस्की काम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें न्यूट्रलिटी में राष्ट्रवाद पता नहीं होता है कि राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा पूर्वाग्रह उसमें आता है, और यदि हमारा कॉपी चेक करने वाला उस पूर्वाग्रह के विपरीत सोच रहा है तो मार्क्स काफ़ी कम भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक संभावना है कि यदि दोनों का लाइन ऑफ लेंथ मिल गया तो संभावना है कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल के, और कभी भी आंसर सांगोपांग लिखना है, एकांगी नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जाए उसमें दोनों पक्ष लिख के, जिस पक्ष के बारे में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ थोड़ा झुका जा सकता है, कुछ तर्क बेहतर दे दीजिए। चलिए हम लोग बोलिए। ठीक है, तो हम गांधी तो कराएंगे, गांधी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। नेहरू भी, टैगोर को हम मिस करते हैं, टैगोर को नहीं कराते हैं नॉर्मली, गांधी और नेहरू में सही हो जाता है। आप कहती हैं तो टैगोर को ही पढ़ा देंगे, लेकिन गांधी और नेहरू हम निश्चित पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए 66 में आइए। 66 एक अच्छा एग्ज़ाम था। किसी ने दिया था 66 का मेंस, जो लोग ऑनलाइन है उसमें से। पहला सवाल था संथाल विद्रोह के कारण, और आगे लिखा है गति और परिणाम। गति और परिणाम से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? गति मतलब गति नहीं, गति वर्ड जो दिया है क्वेश्चन में वो है गति, गति और परिणाम। संथाल विद्रोह के कारण उसकी गति और परिणाम। जबकि इंग्लिश जब पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है कोर्स एंड आउटकम। कोर्स के लिए इसने वर्ड यूज कर दिया गति, इन द ड्यू कोर्स होता है ना, कोर्स एंड आउटकम, यानी कि किस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है ना। लिखिए संथाल विद्रोह गति और परिणाम। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान, क्योंकि यह एक तरीके से 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। देखिए ध्यान से, संथाल विद्रोह देना ही पड़ेगा, तो वो उसने वर्ड लिखा ही है, लेकिन हमारा कहना है कि कोर्स एंड आउटकम से जितना बेहतर समझ में आ रहा है, गति से वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वही समस्या हो रही है। अगला लिखिए, इसमें एक नया सवाल पूछा, बिरसा आंदोलन के विशेषताओं की समीक्षा। अगला सवाल क्या है? बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन, इसकी क्या पूछा है? विशेषता, और इसमें क्या टेल लगा है? वो है समीक्षा। तो अभी तक हमने 3 बार का कोई तैयार करके जाए तो बिरसा आंदोलन वो करके नहीं जाएगा, संथाल के। तो बिरसा इस बार के लिए 65 में नया हो गया, लेकिन संथाल ने आपके 3 में से 1 का आंसर करवा दिया। अब नेक्स्ट आइए, चंपारण सत्याग्रह। एग्जैक्टली वही चीज़ है जो यहाँ पर क्या था, हमने कहा था एक निर्णायक मोड़ था। 64वीं में पूछा चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पूछता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि क्या एक निर्णायक मोड़ था। तो संथाल, बिरसा और चंपारण। उसके बाद लिखिए सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। पहले टिप्पणी में आया इसके पहले, और इस बार फुल क्वेश्चन आ गया। किस चीज़ पर? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। पर नेहरू के विचार। 4 सवाल हो गए, 5वां लिखिए, पटना कलम। यह आप लोग को राहत भरी खबर है, पटना कलम लगभग सबका तैयार रहता है। और छठा में फिर वही टिप्पणी वाले 3 में से 2 करना है। तो लिखिए गांधी जी के सत्याग्रह पर विचार। ये टिप्पणी है। टिप्पणी में पहला है गांधी जी और सत्याग्रह। दूसरा है, लिखिए दूसरा, जेपी और भारत छोड़ो आंदोलन। जेपी और भारत छोड़ो आंदोलन, जेपी एंड
क्विट इंडिया मूवमेंट, जेपी और भारत छोड़ो आंदोलन। और तीसरा है, पहला है गांधी जी और सत्याग्रह, दूसरा है जेपी और भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। सुभाष चंद्र बोस, यानी थर्ड को लिखिए बोस प्लस आईएनए, बोस प्लस आईएनए। ये 66 में पूछा गया। तो क्या 64 के मुकाबले ये 66 वाला सवाल कुछ आसान है या टफ है? संथाल, बिरसा, चंपारण, सांप्रदायिक, हैं क्या? हाँ, प्रकृति आसान। हाँ, इसमें पटना कलम करने लायक है। चंपारण आप लोग का अब तक तैयार हो गया होगा, चंपारण करने लायक है। संथाल विद्रोह बार बार रिपीट हो रहा है, वह कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी टिप्पणी में भी कम से कम 2 ऐसा है, जेपी और क्विट इंडिया मूवमेंट और गांधी जी, जिसको कि आप टच कर सकते हैं। पीटीबी ढंग से पढ़ा है तो उतना शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए 1 साल का और देख लेते हैं, 65वीं में क्या रहा। तो 66 का मेंस में ये सवाल आए थे। चलिए ठीक है, आप उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको 66 का मेंस लिखने का मौका मिला। और क्या रहा परिणाम? इंटरव्यू दे रही हैं इस बार? स्कोर तो पता नहीं चल पाया होगा, अभी तो बाद में पता चलेगा, कोई बात नहीं। इस बार अच्छे लक के साथ काम कीजिए, शायद हो जाए। एक रिजल्ट आने के बाद फिर संभावना बढ़ जाती है। तो आइए 65 को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 66 तो हम लोग देख चुके हैं। 65 में 1857 का विद्रोह और बिहार पर उसका प्रभाव। पहला सवाल है 1857 और बिहार। फिर एक पाश्चात्य शिक्षा सवाल है 1858 से 1914 के दौरान, 1858 टू 1914 पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, तो देखिए पाश्चात्य शिक्षा में सवाल वही है, केवल कालखंड को चेंज कर रहा है। एक बार 1813 से 1947 है, 1857 से 47 है, वहाँ पर 58 से 47 14 है। यानी कभी ऊपर वाले कालखंड को बदल रहा है, कभी नीचे वाले कालखंड को, और कभी मैक्सिमम कालखंड को। यानी आपको यदि टोटलिटी में तैयार करना है तो इस खंड को देखते हुए हर खंड को तैयार करना है, ठीक है। तो पाश्चात्य शिक्षा पर यदि बेहतर आंसर आप तैयार करते हैं, मान के चलिए इसमें एक अच्छा अंक भी जरूर मिलता है। और यदि 5 साल के सवालों में 3 बार पाश्चात्य शिक्षा है तो यह निश्चित तौर पर रिकमेंडेड करना चाहिए। अगला लिखिए, स्वामी सहजानंद और किसान सभा पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? स्वामी सहजानंद और किसान सभा। स्वामी सहजानंद और किसान सभा, फुल क्वेश्चन है। तीसरा देखिए, पाल कला और पालों की भवन निर्माण कला। पाल कला और पालों की ही भवन निर्माण कला, यानी ओवरऑल पाल कला पर आपको इसके बौद्ध धर्म के साथ कितना नज़दीक है, कितना दूर है, यह बताते हुए सवाल लिखना है। जो पिछले बार मौर्य के साथ था कि बौद्ध के कितना नज़दीक है, वैसे ही पाल कला प्लस बौद्ध, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पाल कला का बौद्ध कनेक्शन, जैसे मौर्य कला का बौद्ध कनेक्शन। तो जब भी आप तैयार कीजिएगा तो बौद्ध वाले एंगल को और उसके सपोर्ट के कुछ उदाहरण को, उसके कुछ चित्र को, उसके कुछ विशेषताओं को जरूर याद कीजिए, लिखिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए ना। फिर लिखिए, लोहिया और जेपी के सामाजिक आर्थिक चिंतन की व्याख्या। लोहिया जेपी के, लोहिया प्लस जेपी सामाजिक आर्थिक चिंतन। लोहिया जेपी के सामाजिक आर्थिक चिंतन को बताना है।
और आखिरी सवाल फिर से टिप्पणी वाला, जो कि आजकल पैटर्न बन गया है, वो लिखिए, राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन। पिछली बार आया था गांधी जी के सत्याग्रह पर विचार, इस बार है जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। यानी गांधी को आपने तैयार किया तो टिप्पणी में हो, मेन आंसर में हो, गांधी जी को आना ही आना है, या सत्याग्रह में हो या चंपारण, कहीं ना कहीं गांधी जी का। तो गांधी जी को कुछ भी मैटर मिले ना, थोड़ा यूनिक मैटर मिले, गांधी जी के बारे में ज़रूर पढ़िए और उनके बारे में पॉजिटिव होकर पढ़िए। फेसबुक के स्टाइल में मत पढ़िए। गांधी जी के बारे में यह पढ़ते पढ़ते तुरंत आ जाता है कि नहीं इन्होंने यह नहीं किया, यह नहीं किया, चाहते तो उनको बचा सकते थे, इनको, इस तमाम चीज़ें भावुक होकर बोलने में अच्छी हैं, लेकिन गांधी होना और गांधी पर बात करना बहुत अलग अलग बात है। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गांधी जी पे हम लोग बात कर पा रहे हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन गांधी जी के बारे में यह कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन से बड़ा ब्रेन किसी को नहीं माना गया वर्ल्ड में अभी तक, जब वो कहते हैं कि generations to come will hardly believe that such a man ever existed on this earth in flesh and bones, so that means something. कि generations to come will hardly believe that such a man ever existed on this earth in flesh and bones. आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से यह विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस में कभी ऐसा आदमी इस धरती पर चला फिरा और घुमा करता था। तो यह बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी हमारे थे और हम गांधी जी के। हाँ, किसी भी बड़े व्यक्ति के जो बड़े पद पर है, उसकी छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए शायद गांधी जी के किसी बात का या उनके किसी डिसीजन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया हो, वो अलग बात है। लेकिन जिस परिस्थिति, जिस कालखंड में उन्होंने जैसे निर्णय लिए, वो निर्णय एक सामान्य मानव के बस की बात नहीं है, और यही उन्हें असामान्य और महामानव की ओर ले जाती है। ऐसे ही नहीं है कि उनके विरोधी भी उन्हें सलाम करते थे, और ऐसे ही नहीं है कि 3 डिग्री टेम्परेचर में कोई आदमी उस सत्ता को चुनौती दे देता है जिसके साम्राज्य में कोई सूर्यास्त नहीं होता था। एक लकुटी कम्बली और एक चादर लेके बकिंघम पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं है, आज भी नहीं है, तब तो और मुश्किल था। इसलिए गांधी जी को मन से पढ़िए, प्रो गांधी होकर पढ़िए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, तब आपकी लेखनी में एक नया तरह का तत्व आएगा जो कि आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग करेगा और बेस्ट करेगा। ये कभी भी कॉपी कैट बन के नहीं हो सकता है, आपके अंदर से प्रो गांधी अप्रोच आना चाहिए। वो एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है। गांधी एक व्यक्ति नहीं है, अब वो विचारधारा है। तो हम में भी गांधी है, आप में भी गांधी है, हम सब में गांधी का कुछ न कुछ अंश है। इस तरीके से कहीं से भी, नेट से मिले, किताबों से मिले, अच्छी किताब, गांधी के बारे में अपना एक विचार बनाइए, ठीक है ना। उसमें हम आपको मदद करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सारा कुछ आप पे छोड़ रहे हैं, हम बताएंगे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उससे आगे भी जाएं, अलग भी। आगे न भी जाएं तो कम से कम विशेष हो, ठीक है ना। चलिए, तो गांधी पर क्या पूछा गया था? जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। पिछली बार क्या पूछा गया? एक व्यक्ति अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, हर विषय पर इनके विचार है, ठीक है ना। बिहार में दलित आंदोलन, 3 चीज़ें हो गई, राजेंद्र प्रसाद, गांधी और दलित आंदोलन। कहाँ पर? तो बिहार में। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 1, 2, 3, 4, 5 सालों के क्वेश्चन को देखा। यदि 65वीं में आप लोग अपीयर होते हैं तो सवाल है 1857 और बिहार, यह तो सब लोग करते। कोई है जो 1857 को नहीं कैरी करता? इसको तैयार करना चाहिए, 1857 का विद्रोह और बिहार नहीं। फिर पाश्चात्य शिक्षा, कोई है जो स्वामी सहजानंद और किसान सभा पर फुल आंसर तैयार किया हो? इन्हीं पर लिखा था। क्या स्कोर रहा था आपका 65th में जीएस पेपर 1 में? इसका मतलब स्टैट्स नहीं बना होगा, ऐसा नहीं है कि इसके चलते आपका स्कोर कम होगा। स्टैट्स, हाँ, तो 36 नंबर का सीधा नुकसान है ना, और आपको 130 के आसपास नंबर आया होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। कितना आया था? तो 36 का सीधा नुकसान के बाद यदि 117-18 आ रहा है तो कहीं कहीं थोड़ा सा आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको 130 प्लस आना चाहिए यदि स्टैट से एक कम होता है तो।
लेकिन इस बार आपको ट्राई करना है कि 200 तक जाना है। इसमें कितना तक जाना पेपर 1 में? 200 तक, क्योंकि 72 में 72 नंबर लाना है स्टैट्स में, और उसके बाद 60% ऑफ द रेस्ट लाना है, यानी जो बचा हुआ नंबर है उसमें 60% लाना है थ्रू अपने एक्सेलेंस के बल पर। वो एक्सेलेंस क्या है कि एक पहले पार्ट में आप आंसर लिखना सीखते हैं, दूसरे पार्ट में उस आंसर में क्या नया एलिमेंट और डेटा और फैक्ट देना है वो सीखते हैं, और तीसरे पार्ट में उसकी प्रस्तुतिकरण को बेस्ट करते हैं कि हम जो चार्ट बनाएंगे, जो ग्राफ बनाएंगे, जो भारत या बिहार या वर्ल्ड का आउटलाइन ग्राफ बनाएंगे, वह कैसे साफ़ सुथरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। समझ आ रही है बात? तो चलिए इसके आधार पे हम इस बार के लिए कम से कम 6 सवाल गेस करते हैं। 5 मिनट आप लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए इन सवालों का आपने लिखा। केवल 6 सवाल गेस करेंगे। 6 तो बहुत है, कम कर दे। और 6 ज़्यादा है या कम है? तो हम लोग अभी आपसे डिस्कस करके और हम अपना भी यहाँ क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास में लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा और बढ़ाइए। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, हम यहीं पर हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। एक बार आपने जो देखा है उसके आधार पर आपसे भी पूछेंगे कौन कौन से 3 सवाल आपको लगते हैं। 3 सवाल तो हम बताएंगे। यदि हम मना भी करेंगे तो आप में से कितने लोग हैं जो 1857 को नहीं करके जाएंगे? यदि हम मना भी कर दें तब भी 1857 आपको करके जाना ही है टोटलिटी में, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा यह भी करना है। तो कभी भी 3 बार आया है पिछले 5 बार में। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो 1857 भी करना चाहिए और पाश्चात्य शिक्षा भी करना चाहिए। और एक क्वेश्चन पकड़ने के लिए, ऐसे अभी तक हम लोग जो कला देख रहे हैं, पटना कला में एक बार पूछा गया है, और मौर्य कला, पाल कला, तो क्या ये 3 कला हम कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि ऑडिटर के लिए पहली बार हो रहा है। आप गेस कर सकते हैं कि पटना कलम नहीं आएगा। तो ये 2 सवाल और सीधे इधर से 3 सवाल कलम में, देखो एक पकड़ने के लिए 3 करना है। हमारे हिसाब से ये तीनों सवाल करना चाहिए। लिख लीजिए, ये तीनों एक ही नेचर का है, लेकिन यह इसको 3 सवाल का। पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला। देखिए यहाँ पर है मौर्य कला, यहाँ पर है पटना कलम, और मौर्य कला ही है ना। फिर पाल कला नहीं है कहीं पर? पाल कला तो आया होगा ना कहीं में। ये देखिए पाल कला। तो हमारे जो ये ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 यहीं हो गए, और 4 और 5 हो गया। अब एक और कौन सा किया जाए टॉपिक, टू रिमेन सेफ। चलिए हम चंपारण को, हमारा वोट जाएगा चंपारण को, ठीक है। चंपारण को कर लीजिए। 6 हो गया, वो तो हो ही गया। 1857 तो पहला ही था, सबसे पहला गेस वही है। 1857 फर्स्ट है, पाश्चात्य शिक्षा सेकंड है, तीनों कलाएं उसके बाद हैं, उसके बाद चंपारण। तीनों कलाओं को एक ही क्वेश्चन मानिए, ठीक है ना। तीनों कलाओं को 3 क्वेश्चन मत मानिए, ये एकदम अन्याय हो जाएगा। क्या तीनों कलाओं को 3 क्वेश्चन मानिएगा आप लोग अलग अलग? ये कला से एक क्वेश्चन हुआ। कला एक टॉपिक है जिसके 3 पहलू हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने सेलेक्ट किया है एक टॉपिक पाश्चात्य, एक हो गया 1857, एक है कला जिसमें तीनों है, और चौथा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया चंपारण। अभी भी आप 2 टॉपिक और ले सकते हैं। एक गांधी जी को ले सकते हैं, चलिए अभी उनको रखते हैं। और दूसरा, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था। एक गांधी जी को लीजिए और एक जनजातीय विद्रोह लीजिए। संथाल उसमें बढ़िया से कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल जनजातीय विद्रोह, ठीक है ना। जनजातीय विद्रोह को लीजिए।
जनजातीय विद्रोह, ठीक है ना, इस टॉपिक को लीजिए, इसमें संथाल को डालिए, और जब गांधी जी को कीजिएगा तो उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट को डालिएगा, ठीक है ना। जब जनजातीय विद्रोह को टोटलिटी में कीजिए और उसमें संथाल विद्रोह पर विशेष जोड़ दीजिए, ठीक है। एक फुल क्वेश्चन मतलब बनेगा जनजातीय विद्रोह पर, और एक फुल क्वेश्चन बनेगा संथाल पर। दोनों को एक साथ जोड़ के बनाइए। परीक्षा हॉल में जैसा आएगा किसी को छोटा किसी को बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप सेफ रहिएगा। और गांधी जी को जनरल पढ़िए, और गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार में भूमिका को विशेष टेल डाल दीजिएगा, लिख लीजिए। गांधी जी पर एक समग्र आंसर, समग्र उत्तर, यानी गांधी जी की आलोचनात्मक, उनके व्यक्तित्व, उनके शैली, उनके कार्य, उनके आंदोलन का एक विश्लेषणात्मक आपको तैयार करना होगा, जिसमें विशेष बल देना है क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह आप देख ही चुके हैं, ठीक है ना, और बिहार में उसका प्रभाव। इतना करने के बाद आपको नेहरू और टैगोर की याद नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यदि किसी को लगता होगा कि नेहरू टैगोर में से किसी एक को करना चाहिए तो कर सकते हैं, हम बता भी देंगे अलग से, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव नहीं है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग अलग से लिख लीजिए कि जो हमें करना है, और इसमें से हमने 6 में 3 टॉपिक हम कर भी चुके हैं। कुछ लोग क्लास में थे, कुछ लोग नहीं थे, केवल 3 टॉपिक हमें अलग से करना है। चंपारण हमने नहीं करा है, जनजातीय विद्रोह नहीं करा है, लेकिन कलाएँ तीनों करवा चुके हैं, और 1857 हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो 4 सवाल इसमें से, 7 टॉपिक में से 4 हुआ पड़ा है। फिर से लिखिए, 1857 का विद्रोह, बिहार और कुंवर सिंह, यह एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है पाश्चात्य शिक्षा का विकास, यह आपको एकदम 1813 से लेकर 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का विकास। फिर कलाएँ, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, ये एक टॉपिक। फिर चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक बिंदु था या नहीं, यह एक टॉपिक है। और जनजातीय विद्रोह, उसकी विशेषता, प्रकृति, सारे आयाम, विशेष तौर पर संथाल विद्रोह के संदर्भ में, ठीक है। गांधी जी पर एक समग्र आंसर, और उसमें ध्यान देना किस चीज़ पर, क्विट इंडिया मूवमेंट पर और बिहार में उनके योगदान पर। इतना यदि कर लेते हैं तो आपका 114 नंबर तय हो जाता है। 114 में किसी भी सूरत में आप लोग को 70 के आसपास लाने का प्रयास करना है। कितना लाना है? 114 में 70, मतलब ये बेस्ट आंसर राइटिंग में और बढ़ सकता है, वर्स्ट आंसर राइटिंग में यह 55 भी जा सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना किसी भी सूरत में हम लोग 65-70 के आसपास इसमें लाएँ, ठीक है। कोई और है जो किसी और चीज़ को सजेस्ट करना चाहता हो? इतने में से 5-6 से तो ज़्यादा ही हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा उसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं आप। कम रहेगा, एकदम कम रहेगा, एकदम कम रहेगा। है ही 5 बार में 1 बार पटना कलम है, तो है ही वो। लेकिन हम लोग टू बी वेरी सेफ, चूँकि आप में से ज़्यादातर लोग फिर जाके बीपीएससी मेंस भी देंगे, सिविल सर्विसेज वाला भी ज़्यादातर लोग हैं, कुछ लोग उसमें सीडीपीओ का भी मेंस देंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, 1 दिन का आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कर लीजिए, क्या करना है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के लिए मन में रिस्क क्या रखना है, क्योंकि कला से 1 आएगा और आपने 3 सवाल यदि तैयार किए हुए हैं तो 1 उसमें से आ ही जाएगा, बच गया फिर 66%। उसके लिए यदि आपने 5-6 टॉपिक किया हुआ है तो कहीं ना कहीं से आप सेफ एंड सिक्योर रहिएगा, ठीक है। तो एक बार इसको फ्रेश पेज, ऐसे ही कोई दूसरा पेज निकालिए आप लोग, इसको मिटा देना, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 60, 62, 63, 64, 66, 65, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं उसको शॉर्ट में लिखिएगा, मतलब पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट्स लिखिए। लिखिए 60-62 में लिखिए डोकलाम गतिरोध, 60-62 में लिखिए नीचे डोकलाम गतिरोध,
पहला पॉइंट है डोकलाम। और इसके टेल में पूछा था कि इसको सुलझाने में गांधीवाद उपयोगी है या नहीं। गांधीवाद उपयोगी है या नहीं। सवाल अगला लिखिए, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण उस समय के लिए महत्वपूर्ण घटना होगी। विमुद्रीकरण, और इसके टेल में डाला था कि शराबबंदी पर इसका प्रभाव क्या था। शराबबंदी पर डिमोनेटाइजेशन का प्रभाव, शराबबंदी पर प्रभाव। तीसरा सवाल था उत्तर कोरिया अमेरिका विवाद। उत्तर कोरिया और अमेरिका विवाद। उत्तर कोरिया अमेरिका विवाद। चौथा सवाल था जीएसटी क्यों लाया गया, इसके क्या लाभ है क्या नुकसान है। चौथा क्या था, जीएसटी क्यों लाया गया और कारण प्रभाव। और पांचवा सवाल था मानवाधिकार पर आधारित। मानवाधिकार का जो रेजोल्यूशन है 1948 का, उसके बारे में पूछा था। 1948 का मानवाधिकार का क्या था। और अगला जो टेल दिया वो दिया कि बिहार सरकार मानवाधिकार की रक्षा कैसे करती है। यानी इसको लिख लीजिए मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार से संबंधित सवाल था। और इसमें बिहार जुड़ा हुआ था कि बिहार में इसकी क्या स्थिति है, बिहार सरकार कैसे मानवाधिकार की सुरक्षा करती है। ये 5 सवाल में से कितना लिखना होता है। तीन लिखना होता है, तो थोड़ा सिलेक्शन यहाँ पर टफ हो जाता है। फर्ज कीजिए, ये तो बहुत पुराना एग्ज़ाम है, 60-62 की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें यदि आपको 3 चुनना होता तो क्या चुनते हैं। हम इसी के आधार पर इस बार का क्वेश्चन गेस करेंगे हम लोग सब मिलकर, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पर आइए। 63 में पूछा बिम्स्टेक के बारे में। पहला सवाल था बिम्स्टेक। अगला सवाल था रोहिंग्या। किससे था, रोहिंग्या से। तीसरा था 2+2 वार्ता, अभी भी चल रहा है 2+2, 2-3 2+2 वार्ता है। 3 हो गया बिम्स्टेक, रोहिंग्या, 2+2। अगला लिखिए एनआरसी। एनआरसी विवाद उस समय आया था, अभी भी चल ही रहा है एनआरसी। और 5वां था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। हाँ बोलिए, क्या बोले। हाँ एनआरसी इम्पोर्टेंट है, तो एनआरसी पहले भी पूछा है तो उसमें कुछ ना कुछ नया एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये 5 सवाल थे। बिम्स्टेक, रोहिंग्या, 2+2 वार्ता, एनआरसी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आकांक्षा बताइए, पिछली बार आप बता रही थे, हम सुन नहीं पाए पूरा। इसमें से कौन सेलेक्ट करते हैं आप। बिम्स्टेक, रोहिंग्या और एनआरसी। चलिए ठीक है। जैसे 2+2 वार्ता जैसे सवाल यदि आप लोग चुनते हैं, कंटेम्प्रेरी है, अभी भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है, बिम्स्टेक भी ठीक है, फैक्चुअल है, लेकिन इसके क्या आउटकम है वो आप लोग को पता होना चाहिए, तो अच्छे से तैयार करने पर ये बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट आइए 64 में। यहाँ बिम्स्टेक पूछा, 64 में पूछा यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है HDR, ठीक है, उसका विश्लेषण। यूएनडीपी HDR का विश्लेषण पहला सवाल था। दूसरा था
चाबहार, भारत और अफगानिस्तान से संबंधित। चाबहार क्या है? चाबहार पोर्ट है, हाँ। भारत और अफगानिस्तान जो व्यापार संबंध है उस पर इसका क्या प्रभाव है, वो जो मैटर है। तो एक अच्छा सवाल, तात्कालिक और अभी भी महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, क्योंकि अफगानिस्तान इस बार भी महत्वपूर्ण है। अगला लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, यह भी हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, विकास का नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत, नेपाल और भूटान, भारत, नेपाल और भूटान के मुक्त द्वार की नीति। IR से संबंधित सवाल है, हैं? भारत, नेपाल और भूटान क्या है? मुक्त द्वार की नीति, मुक्त द्वार की नीति। तो भारत, नेपाल और भूटान के मुक्त द्वार की नीति। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हमने बताई है उसमें हर तरह की चीज़ों को डिस्कस किया है, और भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एक सवाल इससे आता है और इन सवालों को करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास डॉक्ट्रिन्स होते हैं, इसमें आपके पास एक हिस्ट्री होता है, इसमें आपके पास लिखने के लिए काफ़ी सामग्री उपलब्ध होती है, और फ्यूचर के लिए सॉल्यूशन पॉइंट भी आपके पास होता है जो यूनिक हो सकता है। इसलिए इसको आप लोग कीजिएगा। 64वीं का पूरा रिपीट कर दें। अब एक और बता देते हैं इसमें, उसके बाद रिपीट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 हम बता चुके हैं, 5वां बताना है। लिखिए, OIC, OIC समझते हैं क्या होता है? OIC ठीक है ना, यह नागरिकता संबंधी एक टर्मिनोलॉजी है। इसका विदेश मंत्री का सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? और इसमें भारत को बुलाया गया था, तो उस समय यह महत्वपूर्ण था, अभी इसका महत्व नहीं। मतलब एक इस तरह के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से संबंधित सवाल था 64वीं में। आइए रिपीट कर देते हैं। UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, पहला सवाल। दूसरा है चाबहार बंदरगाह, भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में व्यापार के प्रोत्साहन से संबंध में इसका महत्व, चाबहार का, और भारत अफगानिस्तान रिलेशन। लेकिन भारत अफगानिस्तान रिलेशन तब जैसा था अब पूरी तरह से बदल गया है। अब ये भारत अफगानिस्तान रिलेशन ना होकर क्या हो गया है? भारत और तालिबान रिलेशन, ठीक है। और तालिबान का रिलेशन किसी से कैसा है? इस्लामिक और गैर इस्लामिक, फंडामेंटलिज्म और नॉन फंडामेंटलिज्म पर है, कट्टरपंथ इस्लाम पर है। इस्लाम भी बेहतर और ये स्थिति में हो सकता था यदि वहाँ पे एक सिंपल इस्लामिक कंट्री होती, लेकिन वो कट्टरपंथी इस्लाम को, यानी कि लगभग जो आतंकवादी इस्लाम को वो फॉलो करता है। तो यहाँ रिलेशन फिर से डिफाइन हो गया। धारणीय विकास नेटवर्क तीसरा टॉपिक था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र का एक फ्रेमवर्क है जिसके बारे में सवाल पूछा गया था। चौथा सवाल IR से संबंधित है, भारत, भूटान और नेपाल का मुक्त द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। और एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था दुबई में जिसमें भारत को बुलाया गया था, उसके बारे में एक सवाल है। 65वीं लिखिए, 65वीं में 2 सवाल, मतलब 65वीं में पहला है कोविड से संबंधित, कोविड महामारी, इसकी फैलाव और व्यापकता से संबंधित सवाल पूछा गया। कोविड महामारी का फैलाव और व्यापकता से संबंधित सवाल पूछा गया। दूसरा है, जैसे यहाँ रिपोर्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 64वीं में, तो 65वीं में पूछा गया विश्व की खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट। क्या है? हैप्पीनेस से संबंधित, हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो देखिए रिपोर्ट से फुल क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का, यानी कि रिपोर्ट का पूरा अध्ययन होना चाहिए। अच्छे रिपोर्ट जैसे कि HDR, ये क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस वाला है, तो
उसी तरह से अभी हाल फिलहाल में क्या है, पर्यावरण पर संबंधी रिपोर्ट। तो पर्यावरण वाला इस बार के लिए हमें लगता है गेस है। पर्यावरण का जो रिपोर्ट है उससे एक क्वेश्चन आपके 60 मतलब 7th में भी, CDPO में भी, या फिर जो आप लोग ऑडिटर वाला तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला लिखिए, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, देखिए आ भी गया। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के जंगलों की आग। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के जंगलों की आग तीसरा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के जंगल की आग। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि जिन सवालों को सतही तौर पे आप पढ़ते हैं, इनको डीप जाके इनके डिटेल्स को लेके, इनके फैक्ट्स को लेके, कितना जंगल रहा, कितना एरिया में लगा, इस तरह की चीज़ों को आपको देखना होगा। तभी आप इसमें फुल आंसर को अच्छे रिपोर्ट्स के साथ लिख पाएंगे और बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। बहुत ही स्कोरिंग होता है, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत कर ले। जितना मेहनत आप दूसरी चीज़ों में करते हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा यदि करेंट वाले में लगा देंगे तो यह बहुत अच्छा मार्क्स देता है। अगला लिखिए, इसी में देखिए कोविड पर एक सवाल महामारी के प्रस्ताव और विस्तार पर आया। दूसरा सवाल इसी में है कि लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ। क्योंकि उस समय दिलो दिमाग पर यही हावी था, इसलिए इसी को सवाल बना दिया गया। लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ। लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ। अगला लिखिए, मिशन शक्ति निहितार्थ यानी कि उसके इम्प्लीकेशंस। सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ, लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ। ठीक है, अगला लिखिए, मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। इसमें चौथा लेवल है, चौथी सबसे बड़ी। रसिया और इस सब को तो अभी पीछे करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। इसकी व्याख्या करें कि क्या यह सही में सही है या इसमें कहीं अभी बाकी है। तो ये 5 सवाल पूछे और 5 में 3 करना है। 3 तो ऐसे ही लॉकडाउन और कोविड महामारी, सब लोग परीक्षा देने वाले भी, जंगल की आग, तो वो सारा कुछ है। चलिए हम 66वीं को देख लेते हैं, फिर हम 5 सवाल इसमें से गेस करेंगे। इसमें से नहीं, इसके जैसे, इसको देखते हुए आगे वाले। 66 का लिख लीजिए, स्टारडस्ट 1.0 क्या है? पहला सवाल है स्टारडस्ट 1.0 क्या है? स्टारडस्ट 1.0 क्या है? किस संगठन का है? इसके बारे में पूरी व्याख्या। 38 मार्क्स के लिए आप लिखेंगे तो काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। फिर जो यहाँ बिम्स्टेक पूछा है तो यहाँ पर ब्रिक्स पूछ दिया। क्या पूछा? ब्रिक्स। बिम्स्टेक के बाद क्या पूछा? ब्रिक्स। नेक्स्ट लिखिए, कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत। फुल क्वेश्चन है, कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत। ब्रिक्स हो गया, स्टारडस्ट हो गया, कोविड-19 हो गया। अगला लिखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता। उस समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो समझौता हुआ, ये तात्कालिक सवाल पूछा।
भारत और EU, ये लिखिए इंडिया एंड EU, भारत और प्लस EU, बाकी तो उसमें सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं। आधारभूत समझौता, ठीक है। 5वां लिखिए, हरित भारत एक मोबाइल ऐप था, क्या था? हरित भारत, हरित भारत संकल्प। मोबाइल ऐप का नाम है हरित भारत संकल्प। सोचिए, एक मोबाइल ऐप से फुल क्वेश्चन। हरित भारत ऐप क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। यह पर्यावरण सुरक्षा में कैसे कारगर है, यह पर्यावरण स्थिरता में कैसे सहायक हो सकता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। पर्यावरण देखिए, करना क्या है कि पर्यावरण के जितने भी मानक हैं वो आपको तैयार करना है, और जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उसमें आपको उसका नाम लेके और कहाँ कहाँ उसके इम्प्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ उसको इम्प्लाई किया जा सकता है, उसके आधार पर आप उसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम पूछे कि बिम्स्टेक पूछ रहा है, कभी कभी ब्रिक्स पूछ रहा है, तो क्या इस बार आप लोग को क्या लगता है क्या पूछ सकता है? अब भारत उसमें काफ़ी रहा भी मुस्तैदी से शामिल है। क्वाड देखिए, हमारे हिसाब से क्वाड इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम देखते हुए थोड़ा सा क्वाड पर हम 67th के लिए 200% कर रहे हैं कि यह आएगा। 67th के मेंस में क्वाड आएगा, लेकिन ऑडिटर वाले में क्वाड आप तैयार जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ एक आध और भी सम्मेलन तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन क्वाड को जरूर लिखिए, हमने इसीलिए कराया भी था उसको। लेकिन ब्रिक्स भी कीजिए और G7 भी कीजिए। थोड़ा सा अभी ब्रॉड रहते हैं, लास्ट में थोड़ा और फोकस हो जाएंगे कभी जाके। तीसरा आई है, जैसे UNDP का SDR था, फिर उसने पूछा हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इस बार देखिए 2-3 रिपोर्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक होता है हंगर रिपोर्ट, ठीक है, और एक अभी जो पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट आया है ना, वो हमारे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट, एक तैयार कर लीजिएगा, या किसी न किसी रूप में आपको एक क्वेश्चन करवा देगा, ठीक है ना। लिखिए उसको पर्यावरण संबंधी, हो सकता है लेकिन टेल के रूप में। बिहार की कोई भी रिपोर्ट जो है ना, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, कभी भी आपने देखा कि बिहार का कोई फुल लेंथ क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन के पीछे बिहार हो सकता है। तो आप जब गरीबी का भुखमरी का हमने कहा ना कि वो आप रिपोर्ट देखिए, उसमें बिहार में जो आया है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अधिकांश नहीं, ये पूरा का पूरा, ये सारा पेपर 1 ही है, ये करंट अफेयर्स है, IR एंड करंट। तो हम 2 चीज़ गेस किए यहाँ पर। एक गेस किया हमने कि क्वाड, ब्रिक्स और ये G7, ठीक है ना। दूसरा जो है पर्यावरण संबंधी एक रिपोर्ट, और पर्यावरण संबंधी जितने भी चीज़ें हैं आपके संज्ञान में पिछले 1 साल में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए। पर्यावरण संबंधी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कीजिए और उससे एक आंसर फ्रेम हम कराएंगे आपको, ठीक है। तीसरा लिखिए, जैसे देश से संबंध के बारे में पूछे, थोड़ी उसको बाद में करते हैं, पहले लिखिए रसिया यूक्रेन और अमेरिका चीन। यदि देशों का हम देखें भारत के अलावा, तो रसिया यूक्रेन का जो चल रहा है उसमें पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हुआ, पूरे वर्ल्ड की क्या स्थिति है, मतलब रूस यूक्रेन विवाद को टोटलिटी में तैयार करेंगे। फिर भारत, अमेरिका और चीन को तैयार करेंगे जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड पे। रसिया अमेरिका नहीं करेंगे, चीन और अमेरिका करेंगे। यह हमें लग रहा है कि महत्वपूर्ण रहेगा। और भारत के संदर्भ में जैसे आपको नेपाल आया और भूटान आया, क्या लगता है इस बार क्या पूछना चाहिए? भारत के साथ पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट होगा। दोनों में एक गेस करना हो तो, है तो दोनों महत्वपूर्ण, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में से एक के साथ जाना हो तो श्रीलंका, ओके। तो श्रीलंका लिखिए, भारत श्रीलंका। वैसे जब हम भारत की विदेश नीति पढ़ाए थे तो भारत पाकिस्तान वैसे मैंने पढ़ा ही दिया है, लेकिन भारत पाकिस्तान भी हम करा ही देंगे आपको, ओके। उस पर एक 2+2 के 2 वार्ताएं अभी चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में। भारत के मतलब ये जो सचिव स्तर की वार्ता होती है, मंत्री स्तर की वार्ता होती है, इन्हीं को 2+2 वार्ता कहते हैं, ठीक है। उधर से भी 2 और इधर से भी 2।
इसी को 2+2 कहते हैं। तो 2+2 2 बार पूछ चुका है, इसलिए जहाँ जहाँ वार्ता का स्तर है उसको देख लिया जाएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन गेस करने के लिए। इसके अलावा आप कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या क्वेश्चन गेस कर सकते हैं? कोप 26 पर्यावरण में ही आएगा वो, मैंने पर्यावरण को कहा ना, उसको एक टॉपिक बनाइए, तभी आप कर पाएंगे। कोप 26 उसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्वाड का जो एक्सटेंशन है। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे वो मतलब इसका उल्टे साइड में जो बना है, लेकिन ये रिसेंट रिसेंट है, ज़्यादा रिसेंट है भी, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आगे महत्वपूर्ण होगा 68 के लिए। कोई नहीं, हमें ये बताइए कि जैसे NRC है, CAA है, राम जन्मभूमि विवाद है, 370 है, तलाक है, ट्रिपल तलाक है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, एग्जीक्यूटिव्स को जो पावर चेंजेज हुए हैं, इनमें से आपको क्या लगता है? कोई जैसे NRC विवाद पे तो यहाँ सवाल आया था, रोहिंग्या भी उसी से जुड़ा हुआ है, मोटा मोटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का एक सवाल, विमुद्रीकरण, डोकलाम, तो इस तरह का एक सवाल गेस कीजिए। एकदम भारत सरकार की योजना की तरह है, इसलिए थोड़ा सा लगता है कि अमृत महोत्सव भारत सरकार जरूर कर रही है, लेकिन आजकल एक नोशन चल रहा है ना परीक्षाओं में न्यूट्रल रहने का, तो बहुत ज़्यादा प्रो सरकार कोई सवाल देखें पिछले 5 साल में, उसके किसी एक अंग पे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे हिसाब से गेस पे क्वेश्चन लिखिए, मतलब जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत, उससे संबंधित प्रावधान की ज़रूरत में के आलोक में एक छुपा हुआ सवाल पूछ सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं ना, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक सवाल पूछ सकता है कि ज़रूरत से संबंधित, ठीक है। भारत श्रीलंका लिख लिया आप लोगों ने। जातीय जनगणना बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, इधर नहीं पूछेगा, उस सेकंड पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। कोरोना पर एक सवाल फिर भी तैयार कर लीजिएगा, कोरोना पर लिखिए एक सवाल। कोविड के बाद जो आर्थिक और सामाजिक स्थितियां बनी, उस पर एक सवाल तैयार कीजिए। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। पहला हो गया क्वाड, बिम्स्टेक नहीं, ब्रिक्स और G7। दूसरा हो गया पर्यावरण पर टोटलिटी में, पर्यावरण पर टोटलिटी में। तीसरा हो गया भारत के साथ श्रीलंका का संबंध। चौथा है रसिया, यूक्रेन और रूस और चीन, सॉरी अमेरिका चीन, रसिया, यूक्रेन और नाटो, रसिया, यूक्रेन और नाटो की प्रासंगिकता एक सवाल, और रूस और चीन एक सवाल, ठीक है ना। हाँ, अमेरिका और चीन, रूस और चीन हम बोल, अमेरिका और चीन, अमेरिका और चीन। और भारत श्रीलंका संबंध, इसके बैकड्रॉप में चीन का असर होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसको जब करेंगे तो भारत चीन संबंध भी आप उसमें करेंगे, भारत चीन संबंध, लेकिन जोर किस पे रहेगा कि भारत चीन संबंध, वन बेल्ट वन रोड योजना, सीपेक की जो ये है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है, ये सारा इसी क्वेश्चन में आएगा। और कैसे चीन का सिस्टम ध्वस्त हुआ, सॉरी श्रीलंका का, और कैसे भारत उसको अभी मदद कर रहा है, और भारत को कैसे चीन को इससे दूर रखने में सफलता मिलनी ही चाहिए। मतलब चीन उसके नज़दीक आएगा या भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने इस पर एक क्लास लिया था और एक क्लास और ले लेंगे इस पर ढंग से। हाँ, एक लिखिए मिशन गति शक्ति, एकदम आउट क्वेश्चन है ये, मतलब 3 जो आपको करना है ना, उसमें एक क्वेश्चन यही है, मिशन गति शक्ति। इस पर मैंने बहुत पहले पीटी के क्लास में भी लिखवाया है आंसर, आप लोगों से भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी ढंग का आंसर मुझे नहीं मिला। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मिशन गति शक्ति पर पढ़ के आइए, हम एक बार पूरा फैक्ट आपको बताएंगे भी, और उसके बाद आप लिख के दिखाइएगा, पहले मत लिखिए। और वही आंसर मुझे भेजिए जिस आंसर में आपको लग रहा है कि आपका बेस्ट है, ठीक है ना। मैंने वो परसों जो कॉपियाँ चेक की थी, उसमें से 1-2 कॉपी आज आप लोग को भेजेंगे, जिसमें मैंने रेड मार्क कर दिया जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं। और मतलब ये 4 या 5 पेज में 15, 16, 17 गलतियाँ हो रही तो ज़्यादा है,
थोड़ा इसको करेक्ट कीजिए, 1-2 गलती चलेगा, 3-4 गलती वर्तनी की चलेगी, 10-12 गलतियाँ नहीं चलेंगी, वो बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा। कंटेंट वाइज भी थोड़ा सा फ्लो चाहिए। शुरुआत और अंत आप लोग केवल पॉइंट पर इतना फोकस हो गए हैं कि शुरुआत और अंत की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाषा बहुत ज़रूरी है। पॉइंट भी लिखना है ना, तो जैसे कि आपकी एक भाषा लिखने के बाद, एक पैराग्राफ लिखने के बाद पॉइंट शुरू होगा, और फिर वहाँ से जब शुरू करेंगे दूसरा पैराग्राफ तो लगेगा कि कंटिन्यूटी में है। जैसे आप लिखेंगे इतना ही नहीं, मान लीजिए 4 पॉइंट आपने दिया कि गौरतलब है कि ये बिंदु हैं, और उसके बाद जब आप उसको अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे तो लिखेंगे कि इतना ही नहीं, यह चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, तो लगेगा कि एक फ्लो में चल रहा है। डिस्क्रीट रूप से आप पॉइंट मत दीजिए, डिस्क्रीट रूप से चित्र मत बनाइए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चित्र बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग इसी तरीके से पहला जो पेपर है उसके 2 प्रमुख खंडों को गेस कर चुके हैं कि इसमें से हमको क्या करना है। 1-2 पॉइंट आगे और बढ़ जाएंगे, इससे घटेगा नहीं, यह हमारा मिनिमम है, ठीक है। 1-2 पॉइंट और इसमें समय के साथ आप लोग को यदि लगे कि और जोड़ना चाहिए, और हम देखेंगे, यदि मुझे लगेगा तो 1-8 पॉइंट और हम जोड़ेंगे इसमें। लेकिन पेपर 1 में स्टैट्स को हटा दीजिए, तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स IR आपका, हम लोगों ने एक प्रवृत्ति देखा कि कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ सकते हैं उन सवालों के आलोक में, उसको हम लोगों ने आज किया। और कल हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे इसमें से। इम्पोर्टेंट देखिए, ध्यान से देखने पर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी। हमने क्या कहा कि 1-2 चीज़ों को और एकदम पूछ सकता है। और ये कई बार जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पूछा, ये हो सकता है कि आपको साइंस एंड टेक वाले में पूछ ले, कई बार ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमने ओपन एंडेड अपने आप को रखा है कि 1-2 चीज़ों को हम अभी इंक्लूड कर सकते हैं और भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरी होती है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो चीज़ें हमने सॉर्ट आउट की, जो हमने 6-6 साल 5-5 साल का जो क्वेश्चन को एनालाइज किया, और उसके आधार पे 6 टॉपिक तय किए हिस्ट्री में, और 6 से 7 टॉपिक तय किए करंट अफेयर्स और IR में, उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आप एक सहमति बनाकर 2-3 और टॉपिक को कर लेंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी जिनके पास अधिक समय, क्षमता और सक्षमता है, वो लोग अपने से पढ़ेंगे ही। ऐसा थोड़ी है कि हम कह देंगे 6 टॉपिक और आपको लगेगा 7वां तो आप नहीं पढ़िएगा। पढ़ना भी चाहिए। इफ़ यू कैन मैनेज योर टाइम वेल, यू कैन हैव द एक्सेस ओवर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। कोई नहीं, कल हम जो है ना पेपर 2 एनालाइज करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। पेपर 2 एनालाइज करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिक्स करेंगे कि इतने टॉपिक्स को करना है, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो कल के क्लास में आप नहीं भी रहिएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने लोग बाकी, कोई इशू नहीं है। परसों एक टॉपिक पढ़ाएंगे प्रॉपरली। वीडियो हमारा किसी भी क्लास का वीडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।